अस्सलामुअलैकुम। बेटा हम डिस्कस कर रहे थे मई जून 2023 उसका वेरिएंट 53 पेपर 5 का। हमने इसमें 3 क्वेश्चन थे बेटा, हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करता हूँ। कह रहा है अ साइंटिस्ट इज आस्क्ड टू फाइंड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन एरोमेटिक डायजोनियम कंपाउंड। जाहिर बात है, जब डायजोनियम डिकम्पोज होते हैं तो फिनोल और नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कोई एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपने डिकम्पोजिशन का रेट फाइंड आउट करना है। ठीक है। डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकालना है, तो काइनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है इसका मतलब है। Of the reaction respect to aromatic diazonium compound, ठीक है। The scientist is given 1.02 gram of an aromatic compound in 50 centimeter cube beaker, ठीक है। Describe the steps the scientist should take to make 100 centimeter cube of standard solution containing 1.2. Give the name of the capacity and this. अच्छा, अब द साइंटिस्ट इज गिवन 1.02 ग्राम ऑफ एरोमेटिक इन 50 सेंटीमीटर क्यूब बीकर। इसका मतलब है उसने मेजरमेंट खुद से की हुई है। अब आपको बोल रहा है स्टेप्स बताओ कि शुड टू टेक टू मेक 100 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस। तो आप चाहो तो वहीं से स्टार्ट कर लो, वे 1.02 ग्राम बाय इलेक्ट्रिकल बैलेंस, या फिर वहीं से दोबारा डिसॉल्व करके शुरू कर दो, कोई बात नहीं। आई थिंक काफ़ी हैं। ये हमेशा रिपीट होता है। देखो, 3-3 मार्क्स के ये जो सवाल होते हैं ना, एक प्रिपरेशन और एक डाइल्यूशन का, तो ये तकरीबन हर पेपर में ही देता है, तो ज़रा ख्याल रखिएगा इन बातों का बेटा। तो मैं लिख देता हूँ स्टेप्स में वे एक्यूरेटली 1.02 ग्राम ऑफ डायजोनियम कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल बैलेंस। ये जो मैं नाम लिखता हूँ ना एपरेटस के, ये उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप लिखें विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल बैलेंस। ठीक है। पुट डायजोनियम कंपाउंड in 50 centimeter cube beaker, dissolve it in some distilled water, then transfer solution into कितने सेंटीमीटर क्यूब है? 100 सेंटीमीटर क्यूब volumetric flask. Rinse the beaker with some more distilled water and transfer in volumetric flask. Fill the volumetric flask with distilled water up to the mark. Mix solution by
इन्वर्टिंग फ्लास्क। इन्वर्ट का मतलब बेटा उसको बार बार यूं यूं करो, ठीक है, ऐसे यूं, ताकि वो मिक्स हो जाए। Benzene diazonium chloride, an aromatic diazonium compound, decomposes in solution to produce phenol and nitrogen gas. हमें पता है ये बात, ठीक है, हमने थ्योरी में भी पढ़ी ये बात। The scientist warmed 50 centimeter cube of solution to 50 degree centigrade. जबकि 10 से टेम्परेचर बढ़ाने पे डिकम्पोज हो जाता है लेकिन आप टेम्परेचर 50 तक लेके गए। The scientists record the volume of nitrogen gas produced at different time, ठीक है, during the decomposition. Time change करते गए. Identify the piece of apparatus that should be used to maintain the temperature. Maintain the temperature of the solution. यानी थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल वाटर बाथ आपको यूज करना चाहिए ताकि जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो आप इसमें लिख लें बेटा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, थर्मो स्टैटिकली कंट्रोल वाटर बाथ बेटा। आगे आ जाए, आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट वेरिएबल। आप क्या चेंज कर रहे हैं, डायजोनियम, सही है, उसके सॉल्यूशंस डिफरेंट चीज़ें बना रहे हैं, तो बेटा चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ गैस वो डिपेंड कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस बेटा, ये हो गया आपका डिपेंडेंट। Suggest why the scientist does not monitor the reaction by measuring loss in mass। देखो बेटा, जब नाइट्रोजन निकलेगी तो मास डिक्रीज होगा, तो आप रेट लॉस इन मास की वजह से भी निकाल सकते हैं, बट आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ। क्यों? क्योंकि आपने वाटर बाथ यूज किया हुआ है, ठीक है। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि विद वाटर बाथ वी कैन मॉनिटर द रेट by loss in mass, सही है। So it is not possible because of water bath used, पॉसिबल नहीं होगा ये, ठीक है। आगे देखिए, टेबल 3.1 shows the results of the experiments, ठीक है। अच्छा, आपको टाइम दिया हुआ है और टोटल वीटी दिया हुआ है, वी फाइनल नहीं, वॉल्यूम एक स्पेसिफिक टाइम पे वीटी लिखा हुआ है और फाइनल वॉल्यूम भी दिया हुआ है, ठीक है। अब पहले पढ़ लेते हैं उसने हमें गिवन क्या दिया हुआ है। वी फाइनल इज फाइनल वॉल्यूम, यानी ये रहा, ऑफ नाइट्रोजन गैस मेजर्ड वंस द decomposition is complete, ठीक है। Vt is volume collected at time t, सही है। V final minus Vt is proportional to the concentration of benzene diol, यानी जो भी इनका रिजल्ट आएगा सब्ट्रैक्ट करके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है। कंप्लीट द टेबल 3.1, प्लॉट द ग्राफ, ये सब आप कर सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन this and this, use crosses to plot the data point, draw the curve line of the best fit, यानी इसमें कर्व बनेगा, खुद कह रहा है। अच्छा, ये भी अच्छा करता है कि आपको स्ट्रेट लाइन और कर्व के बारे में बता भी देता है, आसान है ना। सर्किल वन पॉइंट ऑन द ग्राफ यू कंसीडर टू बी मोस्ट एनॉमलस, वो देख लेंगे जो आएगा। सजेस्ट रीजन देख लेंगे। एज्यूम नो एरर मेड इन दिस, तो ये बात की बात है। पहले तो ये कर लेते हैं, ये वी फाइनल है, और देखो बेटा वी फाइनल माइनस वी टी का मतलब क्या हो गया, देखो फाइनल ये वाला है, ठीक है, ये फिक्स है, यानी आपने ये निकाला होगा 57.2 माइनस 0.0, तो आपका आंसर आ रहा होगा 57.2। एक दो करके दिखा दूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। 57.2 माइनस 17.3 होगा, 57.2 माइनस 27 होगा,
57.2 माइनस 39.5 होगा एंड सो ऑन। ये सब आपने करना है, टाइम ज़ाया करने के लिए देता है। तो ये हो जाएगा 57.2 माइनस 17.3 39.9 बेटा 39.9। दोबारा करते हैं 57.2 माइनस 27 30.2। दोबारा करते हैं 57.2 माइनस 39.5 17.7 बेटा। दोबारा करते हैं 57.2 माइनस 42.6 14.6। दोबारा करते हैं 57.2 माइनस 49 8.2। 57.2 माइनस 52.8 4.4। ये हो गया बेटा। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो मुझे यकीन है आप मुझसे अच्छा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। वैल्यूज चलें, सबसे पहले ज़ीरो पे कितना है 57.2। सबसे पहले तो एक्सिस लेबल कर ले, मतलब स्मॉल बॉक्सेस। वाई एक्सिस पे 10 बॉक्सेस 10 के बराबर हैं, तो इसका मतलब है वाई एक्सिस के ऊपर एक छोटा बॉक्स 1 के बराबर है। एक्स एक्सिस पे 10 बॉक्सेस 5 के बराबर हैं, तो इसका मतलब है सबसे छोटा बॉक्स हो गया 0.5। इससे आसानी हो जाती है आपको ग्राफ बनाने में। अब ज़ीरो पे है 57.2, तो बेटा 57.2, ठीक है। तो ये हो गया 57.2, तो ये 55 56 57.2 शायद इधर होगा ये कोई, ठीक है। उसके बाद है अब चेक कर लेते हैं दोबारा टाइम। टाइम है 5, ठीक है बेटा। 5 पे है 39.9, 5 पे है 39.9, 5 पे है 39.9, तो ये हो गया 39.9, तो शायद इस जगह पे, सॉरी 39.9 है ना, तो तकरीबन मेरा ख्याल है इसके करीब ही हो, यहाँ सही लिख रहा हूँ, ठीक है, इतना ही होगा ये। उसके बाद है, दोबारा देखिएगा 9 पे है 30.2, 9 पे है 30.2, तो ये 9 है बेटा, 9 ये 9 होगा, ठीक है। 9 पे है 9 पे है 39.2, तो 9 पे है 39, ये 9 जा रहा है 9, ये रहा 39 ना, तो ये हो गया 39। नहीं, 9 पे कितना है, 9 पे है 30.2, सॉरी 9 पे है 30.2, तो ये 9 है 30.2, तो शायद 30.2 मेरे ख्याल से इधर होना चाहिए। आगे देखिएगा 9 पे है 30.2, उसके बाद है अगला है 16 पे है 17.7, तो बेटा ये 15 है, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 पे है 17.7, 15 पे है 17.7, तो ये 15 हो गया, ये हो गया 10 है, 10 के बाद ये 15 16 17 और 17.2, तो शायद इधर कहीं होगा बेटा। दैट्स इट। आगे देखिएगा, उसके बाद है 21 पे 14.6,
21 ये होगा और 14.6 है बेटा, तो ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, तो 14 इससे नीचे होगा, 14.6 है, शायद यहाँ कहीं होगा ये। उसके बाद है 28 पे है 8.2, तो बेटा 28 पहले ढूंढो, 25 है ना, तो 26, 27, 28, 28 पे है, 28 पे है 8.2, तो बेटा 8.2, ये 28 पे 8.2, 5, 6, 7, 8, 8.2 शायद यहाँ कहीं होगा। आगे चलिए, उसके बाद है उसके बाद है 36 पे है 4.4, तो बेटा ये हो गया 35, नज़र आ रहा हो आपको, और ये हो जाएगा 36 पे है 4.4, तो बेटा ये हो गया 4.4 शायद इस जगह पे कहीं होगा, राइट। लेट मी ड्रॉ, कोशिश तो कर रहा हूँ। नहीं, ये मुझे 1 मिनट, मुझे लग रहा है ये मैं सही, हाँ, यार चेक करते हैं। ये आ रहा है कुछ, है ना, मुझे लग रहा है ये कुछ आ रहा है, और उसने एनॉमलस बोला है ना, तो मुझे लग रहा है एनॉमलस शायद ये वाला होना चाहिए, इस एनॉमलस। आप चेक कीजिएगा आपका क्या आ रहा है। मेरा तो मुझे लग रहा है ये एनॉमलस होगा थोड़ा, क्योंकि देखें ये थोड़ा ज़्यादा दूर है, ये फिर भी थोड़ा करीब करीब है। आई थिंक कि मैंने ग्राफ आपको रेफरेंस के लिए बना के दिया है, आप खुद से कोशिश कीजिएगा बाकी। अब देखते हैं बेटा, उसने कहा है कि आपका एनोमलस पॉइंट जो है वो सर्किल करो, कर दिया। सजेस्ट वन रीज़न टू एक्सप्लेन द एनोमलस पॉइंट यू हैव सर्किल्ड। देखो बेटा, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि यार एनोमलस के लिए ना आप रट्टा नहीं लगा सकते, बट एनोमलस में एक अच्छी चीज़ होती है, या तो वो आपकी बेस्ट फिट लाइन से ऊपर होता है या नीचे होता है। तो अगर आपका एनोमलस पॉइंट बेस्ट फिट लाइन से ऊपर हो और एक्सपेरिमेंट जो भी है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे आंसर करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने लिखा हुआ है सर्किल वन पॉइंट ग्राफ टू बी कंसीडर, सजेस्ट वन रीजन टू एक्सप्लेन द एनोमलस पॉइंट। अब हमें इसे एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। यू हैव सर्किल, एज्यूम नो एरर मेड इन मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब ये हो गया एरर टाइम का होगा, है ना भाई। तो अब आप देखें कि टाइम में एरर क्या आएगा, वो चेक करेंगे हम लोग, ज़रा देखिएगा। ये आपका एनोमलस पॉइंट है, ठीक है, वॉल्यूम बिल्कुल सही है। अब अगर आप टाइम में एरर निकालते हैं तो मतलब ये हो गया कि बेसिकली ये जो अगर मैं इसको टाइम को मैं राइट साइड पे ले जाऊं, तो ये बेसिकली थोड़ा सा इस तरफ होना चाहिए था ना, राइट साइड पे होना चाहिए था, इधर आपने पहले कैलकुलेट कर लिया है। यानी आपने जो टाइम रिकॉर्ड किया है वो रिकॉर्डेड टाइम जो है, जो मेजर्ड किया है, वो बिफोर रिकॉर्डेड टाइम है, ठीक है, टाइम से पहले हो गया है वो। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन मेजर्ड जो आपने की है वो बिफोर रिकॉर्डेड टाइम है, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आ गया ना, ये थोड़ा और राइट पे होना चाहिए था। तो आप इसमें रीज़न लिखेंगे बेटा कि वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज measured before recorded time। तो मैं इसीलिए बच्चों से कहता हूं कि यार इसमें आप ना रट्टा नहीं लगा सकते, सही है। तो बस सिर्फ ये देख लिया करें, वो आपको हिंट वगैरह दे देता है, तो अगर आप उस हिंट को देख लें तो मुझे यकीन है सॉल्व कर लेंगे इसको आप।
नेक्स्ट देखिएगा क्या बोलता है बेटा, यूज योर ग्राफ टू फाइंड टू सक्सेसिव हाफ लाइव्स। ठीक है, हाफ लाइफ किसे कहते हैं? टाइम टेकन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज हाफ, ठीक है, और व्हेन हाफ ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म। स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ पॉइंट। अच्छा, अब इसमें इसने हरकत ये कर दी है कि हालांकि हाफ लाइफ तो आप सिंपल निकाल सकते हैं, बट वो कह रहा है स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द बोथ पॉइंट्स यू यूज्ड इन ईच कैलकुलेशंस। अब ये थोड़ा सा उसने ना टेढ़ा कर दिया सवाल, है ना। कोऑर्डिनेट ज़रूरत नहीं है, हालांकि देखें 0 0 से जा रहा है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, यदि ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो। अब हम चेक कर लेते हैं बेटा, देखो ये है 57.2, ठीक है, और ये है 0। तो मैं कह सकता हूं, ज़रा गौर से देखिए, x1 इज़ 0 और बेटा y1 इज़ 57.2। तो मैंने पहला कोऑर्डिनेट ये लिया, देखिए मैंने लिखा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको अगर 0.0 x1 लिया और 57.2 ले लिया मैंने, एक हो गया मेरा। अब देखिएगा दूसरा मेरा कोऑर्डिनेट 57.2 का हाफ, जाहिर बात है हाफ होगा तो हाफ लाइफ निकालेंगे ना। 57.2 डिवाइड बाई 2 28.6। और से देखिएगा अगर मैं 28.6 लूँ तो ये 28 है और 28.6 शायद इधर होगा। मैं इसे थोड़ा यूं बनाऊं ऐसे, और अगर मैं इसे तकरीबन 9.9 और 10 के करीब ही आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। अब दोबारा देखिएगा, ये हो जाएगा मेरा x2 और ये हो जाएगा मेरा y2। कितना बेटा? 28.6 बेटा, ये हो गया। मैंने कहा ना ज़रूरत नहीं थी हमें, तो सिर्फ ये टाइम चाहिए ना, ये वाला टाइम। दिस इज योर टी हाफ, लेकिन उसने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, ठीक है। तो 10 और 28.6, तो ये हो जाएगा 10 और 28.6। हालांकि कितनी सिंपल सी बात है, आपने करना क्या है, आपने 10 माइनस 0.0 करना है और आपके पास हाफ लाइफ आ जाएगी बस। तो 10 माइनस 0.0 करोगे तो हाफ लाइफ आपके पास कितनी आ रही है? 10। दैट्स इट। अब आ जाओ सेकंड कोऑर्डिनेट पे, दोबारा आओ। देखो सबसे पहले तो अब आप क्या करेंगे, उसी को जिसे आपने 28.6 लिया था और 10 लिया था, अब पहले वो आपका वो था x2 और y2, अब वही आपका x1 और y1 हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर मैं इसे किसी और से करूं, अब ये वाली चीज़ आपकी हो जाएगी x1 और ये आपकी हो जाएगी y1। क्यों? क्योंकि अब जब मैं इसको हाफ करूंगा, 28.6 डिवाइड बाई 2 करूंगा, 14.3 आ रहा है। तो बेटा ये 14.3 अगर आप देखें तो तकरीबन यहाँ आ रहा है, ये 14 है तो 14.3 तकरीबन इस जगह पे ही होगा। ये गौर से देखिएगा, ये आपने बनाया ऐसे और तकरीबन आपने बनाया ऐसे, तकरीबन 19 है, मैं इसको 19 दे देता हूँ, 19.9 सॉरी 19.5। अब गौर से देखिएगा, मैं इसको पर्पल से लिख रहा हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। तो अब ये हो जाएगा मेरा x2 और ये हो जाएगा मेरा y2। मतलब एक सिंपल सी चीज को कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा x2 और ये मेरा y2, ये मेरा x1। वही चीज जो मेरी पहले x2 y2 थी, अब मेरे नेक्स्ट टी हाफ के लिए वो x1 y1 हो जाएगी। तो मैंने लिखा, ये देखिएगा, मैंने लिखा x1 और y1। तो बेटा x1 हो गया 10 और y1 हो गया 28.6। अब x2 मेरा दोबारा देखिएगा कितना था, 19.5
19.5 और बेटा y2 मेरा कितना हो गया था 14.3 बेटा, ये हो गया मेरा 14.3। अगेन टाइम कैलकुलेट करना है तो मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा 19.5 माइनस 10, 9.5। अब देखें फर्स्ट टी हाफ आ रही है 10, मेरी सेकंड टी हाफ आ रही है 9.5, एक आ रहा है 10, एक आ रहा है 9.5, तो तकरीबन क्लोज है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। जाहिर बात है एक्सपेरिमेंटल एरर तो होगा। यूज योर आंसर टू C5 स्टेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द बेंजीन डायज़ोनिक एक्सपेरिमेंट। योर आंसर इफ यू आर अनएबल वी आर नॉट अनएबल। ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट, क्यों, रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज कांस्टेंट टी हाफ, because of constant t half। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बस इसमें सिर्फ इन्होंने, मुझे लगता है ये जो, हालांकि सिंपल टी हाफ निकाल सकते थे आधी आधी करके, उन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया सवाल को कि बच्चों को ना, ये तो हम ग्रेडियंट्स वगैरह के लिए निकालते हैं ना, ठीक है, और ये इन्होंने क्या किया, कोऑर्डिनेट्स पूछ लिए, ये बताओ ये बताओ ये बताओ बताओ। बट आई होप बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।